दोस्तों सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर बहुत सारी सभ्यता हुई थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो। ये अपन सबसे पहले इनका प्राचीन भारत के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम वैदिक काल, वैदिक काल के अंदर जो वैदिक ग्रंथ है उनकी चर्चा करेंगे, और इसके बाद अपन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में देखेंगे। तो अपन आज शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे के अंदर। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आई थी। प्राचीन भारत सभ्यता के अंदर सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आई थी, और हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। प्रारंभ में इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास मिले, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता से पहले नाम था सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता क्यों था कि सिंधु नदी के किनारे था अधिकांश भाग इसका, तो इसके नाम पड़ गया सिंधु सभ्यता। प्रारंभ बाद के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे जगहों पर इनके अवशेष मिले, तो इनका नाम पहले ज्ञात स्थल था, हड़प्पा नाम था जगह का, उसी के नाम पर नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। चलो अपन आगे देखते हैं। कालांतर में इसका नाम प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ये एक सिंपल सा पॉइंट है, ये आप नोट कर लेना। इसके बाद अपन देखें इसकी कालक्रम क्या है। तो इसका कालक्रम है, कार्बन डेटिंग विधि से इसके अनुसार है 2300 बीसी से 1750 बीसी, इसका कालक्रम कहा जाता है। और एक्चुअल डेट एग्जाम के अंदर यही पूछी जाती है, कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार 2300 बीसी से 1750 बीसी कालक्रम। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। मैंने इसका ये पूरा मटेरियल ओल्ड एग्जाम के बेस पर, जो ओल्ड एग्जाम हुए उनके क्वेश्चनों के आधार पर ही इनको तैयार किया गया है। इसको एक बार आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ओल्ड पेपर से ही इसका मटेरियल तैयार किया गया। पॉइंट वाइज पॉइंट में लिखूंगा आपको, और सिंपल तरीके से भारत के इतिहास के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसका अगर कालक्रम पूछ ले तो 2300 बीसी से 1750 बीसी के अंदर। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इसका कालक्रम कोई दूसरा दे रखा है, तो उसको भी अपन देखते हैं। एनसीईआरटी बुक के अनुसार इसका कालक्रम है 2300 बीसी से 1900 बीसी। एनसीईआरटी के अनुसार 2300 बीसी से 1900 बीसी इसका कालक्रम बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के अपन को कौन कौन से साधन मिले, अपन उसकी बात करेंगे। तो ये केवल यहाँ पर हमको पुरातात्विक साधन मिले थे। कौन से साधन? पुरातात्विक साधन मिले थे, जो लिपि की जानकारी मिली किंतु अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसके अंदर हमको एक लिपि के बारे में पता चला है, वो अभी तक वर्तमान तक पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि ये अलग ही लिपि थी और इसको पढ़ा नहीं गया है। और इस सभ्यता की लिपि की सर्वाधिक जानकारी अपन किससे मिलती है? मोहरों से मिलती है। जो मोहर हैं उनके बारे के अंदर मोहरों पर इसकी लिपि लिखी हुई है, और इस लिपि को अभी तक वर्तमान में पढ़ा भी नहीं जा सकता। इस अधिकांश सेलखड़ी नामक पत्थर की मोहरें बनाई जाती थी। यहाँ पर अगर सर्वाधिक लिपि कहाँ से? मोहरों से प्राप्त हुई है, और जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी नामक एक पत्थर था, सेलखड़ी, उस पत्थर से इसे मोहरें बनाई जाती थी। तो पूछ ले आपको मोहरें किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो सेलखड़ी नाम का पत्थर से इनकी मोहरें बनाई जाती थी। एकदम सिंपल पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूं मैं आपको। तो आगे देखते हैं अपन। अब मोहरों के अंदर बात करें तो सर्वाधिक मोहरें अपन कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सर्वाधिक मोहरें पूछ ले कहां से मिली, तो मोहनजोदड़ो से अपन को इसकी सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई थी। और मोहरों की सर्वाधिक प्रचलित आकृति कौन सी थी? वर्गाकार आकृति है, वो मोहरों की प्रचलित आकृति थी। सबसे प्रचलित आकृति पूछ ले मोहरों की डिजाइन कैसे थी, तो वर्गाकार आकृति थी। इस सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। पूछ ले क्वेश्चन, किस सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया, तो अपन हड़प्पा सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। और ये लिपि कहां से लिखते? इसको दाएं से बाएं दिशा में लिखी जाती थी। कैसे लिखते? दाएं से बाएं दिशा के अंदर लिखी जाती थी।
फिर आता है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से, अपन इसके बारे में ये अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता की बेसिक जानकारी पढ़ी थी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित मोहरें थी और मोहरों का आकार वर्गाकार था। सर्वाधिक मोहरें सेलघड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी और सर्वाधिक मोहरें अपन को मिली थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये इसका अभी तक इतिहास था। अब अपन पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से। हड़प्पा सभ्यता के स्थल अपने बहुत से जगहों पर मिले हैं, तो अपन पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इस तरह धीरे धीरे इसको देखेंगे पूरा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर दो जगह अगर यहाँ पर अपन को हड़प्पा सभ्यता की स्थल मिले थे, एक तो सुरतोगोई और एक मुंडिका। नोट कर लेना आपको, सुरतोगोई और मुंडिका। सुरतोगोई से हमको नहरों के बारे में जानकारी मिलती है सर्वाधिक। सबसे पहले अपन हड़प्पा सभ्यता से नहरों की जानकारी कहाँ मिलती है, सुरतोगोई से मिलती है सबसे पहले। ये और नोट कर लेना, सबसे पहले नहरों के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली, सुरतोगोई से मिली थी। और अफगानिस्तान के अंदर दो स्थान है हड़प्पा सभ्यता के, एक तो सुरतोगोई, एक मुंडिका। सिंपल तरीके से अफगानिस्तान के अंदर ये दो जगह थी, यहाँ पर सुरतोगोई और मुंडिका, वहां हड़प्पा सभ्यता के अपन को स्थल मिले थे। फिर दूसरा देश अपना आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थान थे। हड़प्पा खुद जगह है पाकिस्तान के अंदर ही। एक आता है अपन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। एक है सुदका गढ़नौर, सुदका गढ़नौर भी कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। एक है चंदहुदड़ो, एक है बालाकोट, एक है कोट तेजी और एक आलादीनो। मैंने सारे स्थान लिखा दिए आपको। ये जो इसके अंदर इंपोर्टेंट है, इसके अपन बाद में चर्चा कर लेंगे पूरा विस्तार से, लेकिन जगह आपको मैंने पूरी लिखा दी। कोई भी जगह पूछ ले, एक काम करे तो पता चल जाए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुदका गढ़नौर, चंदहुदड़ो, बालाकोट, कोट डीजी और अलादीनो, ये जगह है पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की नदी पूछ ले तो कौन सी नदी है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता है। कौन सी नदी, रावी नदी। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई का कार्य किया था 1921 के अंदर। दयाराम साहनी था, उसने इसका सबसे पहले खुदाई का काम किया, कब, 1921 के अंदर। और हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या जगह मिलती है, तो हड़प्पा से हमको अन्नागार, श्रमिक आवास मिलता है, एक कब्रिस्तान मिला था जिसका नाम रखता था R37। R37 इसका कब्रिस्तान मिला था, उसका नाम रखा था। तो हड़प्पा सभ्यता से हमको क्या क्या मिला, एक तो अन्नागार मिला, एक श्रमिक आवास और एक कब्रिस्तान मिला जिसको R37 नाम दिया गया। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। ये था अपना हड़प्पा सभ्यता का पूरी जानकारी थी, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको ये चीज बताई। अब अपन देखते हैं मोहनजोदड़ो के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और इसका क्या इतिहास है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो अगर नदी पूछ ले तो नदी कौन सी है, सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा तो है रावी नदी और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी। इसके अंदर सर्वाधिक या तो नदी पूछी जाती है और या क्या मिला है, कौन सी चीज मिली है, वो ज्यादातर क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मोहनजोदड़ो से नदी पूछ ले तो सिंधु नदी। और इसकी खुदाई किसने की, रखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 के अंदर। 1921 में तो हड़प्पा की और 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खुदाई की कार्य किया गया। मोहनजोदड़ो से अपने एक विशाल स्नानागार मिला था, विशाल एक स्नानागार मिला था। एक मिला था आपको अन्नागार, अन्न का भंडार जहाँ पर रखते हैं उसको बोलते हैं अन्नागार। एक कांसे की नाचती हुई युवती की मूर्ति मिली थी, कांसे की मूर्ति थी ये, कांसे की। एक मिली थी अपना पत्थर की योगी की मूर्ति, पत्थर की बनाई हुई योगी की मूर्ति, वो भी यहाँ से आपको कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। शिव के प्रारंभिक रूप की मोहरें मिली, जो शिव का प्रारंभिक रूप आ उसकी अपन को यहाँ से एक मोहरें मिली थी। और सर्वाधिक मोहरें अपन को पता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर क्या चीजें मिली थी, एक तो विशाल स्नानागार, एक अन्नागार, एक कांसे की नाचती हुई युवती की मूर्ति और पत्थर की योगी की मूर्ति और शिव के प्रारंभिक रूप की मोहर अपन को कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से। फिर अपने भारत में इसको पहली बार तांबे और टिन मिलाकर कांसा हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने प्रयोग किया था। अगर पूछ ले सर्वाधिक सबसे पहले कांसे का प्रयोग किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। और कांसा किससे बनाया, इसने तांबा और टिन से मिलकर बनाया जाता है कांसा। और सबसे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कांसे के बारे में उनको जानकारी मिलती है। जैन धर्म है, जैन धर्म के लोग हैं तो योगी की जो मूर्ति मिली थी, अपन अभी पढ़ा था कि यहाँ पर एक हमको योगी की मूर्ति मिली
जैन धर्म के लोग इस योगी की मूर्ति को अपने प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनकी मूर्ति बताते हैं। तो जैन धर्म की जो योगी की मूर्ति है उनको अपने प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, इनकी मूर्ति बताते हैं। तो जैन धर्म के ये मिलित योगी इसको अपना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उनकी मूर्ति बताते हैं। और अपन को एक कांसे की नाचती युवती की मूर्ति भी यहाँ से मिली थी। यहाँ से जो हमें शिव की प्रारंभिक रूप की मोहर मिली उसके बहुत सारे चिन्ह बने थे। तो बाईं तरफ 2 गेंडा और भैंसा का चिन्ह था। शिव की जो प्रारंभिक रूप की मोहर मिली उसके अंदर एक तो अपनों मिली थी बाईं तरफ गेंडा और भैंसा का चिन्ह था। उसके जो शिव की प्रारंभिक रूप की मोहर मिली थी उसके एक दाईं तरफ हाथी और व्याघ्र था और एक सामने जो हिरण का चित्र बना हुआ था। तो इस पर कितने 5 चित्र अंकित है। एक तो गेंडा भैंसा, बाईं तरफ हाथी और व्याघ्र और एक हिरण। ये थी अपने मोहनजोदड़ो, जिसके अंदर अपन ने पूरा इसका इतिहास पढ़ लिया था। रखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में इसकी खुदाई का कार्य किया गया। अब अपन देखते हैं चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो से हमको क्या है, यहां से वे लोथल गुजरात, एक तो चंदहुदड़ो और लोथल गुजरात से हमको मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए थे। मनके बनाने के कारखाने अपन को 2 जगह से प्राप्त हुए। एक तो अपन आगे पढ़ेंगे, जब गुजरात से पढ़ेंगे, भारत के अंदर पढ़ेंगे, तो वहां से अपन लोथल गुजरात मिलेगा आपको एक उत्खनन स्थल, और एक चंदहुदड़ो। यहां से हमको मनके बनाने के कारखाने मिले थे, मनके बनाने के। हड़प्पा सभ्यता में चंदहुदड़ो, लोथल और बालाकोट ये क्या थे? औद्योगिक स्थल थे। 3 औद्योगिक स्थल है हड़प्पा सभ्यता के अंदर। कौन कौन से? एक तो चंदहुदड़ो, एक अपन आगे पढ़ेंगे लोथल, और एक बालाकोट, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। तो पूछ ले हड़प्पा सभ्यता के अंदर 3 औद्योगिक स्थल, तो एक चंदहुदड़ो, एक लोथल और एक बालाकोट। चंदहुदड़ो, लोथल और बालाकोट, ये क्वेश्चन आ रखा है, इसीलिए इसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। सबसे पहले औद्योगिक स्थल चंदहुदड़ो था। सबसे प्रमुख औद्योगिक पूछ ले स्थल कौन से था? इन 3 स्थल थे औद्योगिक, इनमें से प्रमुख कौन सा था? तो चंदहुदड़ो ये प्रमुख औद्योगिक स्थल है। और ये कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। और चंदहुदड़ो से हमें बड़े पैमाने पर सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर का सामग्री मिली थी। जो ब्यूटी पार्लर का उपयोग करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, उसका हमको सबसे पहले कहाँ मिला था? चंदहुदड़ो के अंदर मिला था। और चंदहुदड़ो यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। प्रमुख औद्योगिक केंद्र पूछ ले तो चंदहुदड़ो था। और प्रमुख औद्योगिक केंद्र की संख्या कितनी थी? तो 3 थी, अभी मैंने आपको बता दी। फिर अपना आता है सूतका गढ़नौर, जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का पूर्व पश्चिमी भाग है बलूचिस्तान, वहां पर एक सूतका गढ़नौर बलूचिस्तान के अंदर। और नदी पूछ ले इसी इंपॉर्टेंट है, दशक। ये नदी 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है इस नदी का। तो नदी अपने कौन सी थी? दशक नदी थी। और सूतका गढ़नौर बलूचिस्तान, ये सूतका गढ़नौर है, ये मकरान समुद्र तट के निकट है। कहां पर है ये सूतका गढ़नौर? मकरान समुद्र तट है उसके निकट है। और ये दशक नदी यहाँ पर इसकी मकरान समुद्र तट के निकट दशक नदी गिरती है। और यहीं पर यह सूतका गढ़नौर। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। पूछ ले हड़प्पा सभ्यता का सब पश्चिमी स्थल कौन सा है? पश्चिमी स्थल तो कौन सा है? सूतका गढ़नौर बलूचिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है वो बलूचिस्तान। और ये सबसे पश्चिमी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता अपने सबसे पूर्वी पढ़ेंगे, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पश्चिमी स्थल पूछ ले आपको सूतका गढ़नौर, कहां पर है? बलूचिस्तान के अंदर। फिर यहां से हमें प्राप्त दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ है। पूछ ले सूतका गढ़नौर का एक दुर्ग प्राप्त हुआ, वो एक प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ दुर्ग था। प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ दुर्ग था। ये था अपना सूतका गढ़नौर। कहां पर है? बलूचिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के कब्जे के अंदर। और नदी कौन सी है? दशक नदी है। ये दशक नदी के तट पर है। नदी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या मिला था ये इंपॉर्टेंट है। और इसी को मैंने ज्यादा क्वेश्चन देखे थे ओल्ड पेपर से, उनको ये हमने सम्मिलित किया गया है। फिर आती है अपने बालाकोट सभ्यता। और बालाकोट सभ्यता ये भी पाकिस्तान के अंदर है। अपने पढ़ा एक औद्योगिक स्थल, 3 औद्योगिक, उसके अंदर बालाकोट का भी नाम था। यहाँ से सीप उद्योग मिले थे। सीप उद्योग के अपन को प्रमाणिक सेल उद्योग है, उनके हमने प्रमाण प्राप्त हुए। कहाँ से? बालाकोट से हमको सेल उद्योग के प्रमाण प्राप्त हुए थे।
फिर आता है अल्लादीनो, ये भी पाकिस्तान में। ये क्षेत्रफल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन है? तो अल्लादीनो। याद रख लेना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अल्लादीनो। ये पाकिस्तान के अंदर है। तो सबसे पश्चिमी है अपने बलूचिस्तान का बताया था मैंने, और अल्लादीनो सबसे छोटा स्थल है। ये दो चीज अपन को याद रखनी है एकदम सिंपल तरीके से। ये हुई अपने पाकिस्तान वाले जो स्थल थे, अपन को इसको पूरा कर लिया। अब अपन देखते हैं भारत के अंदर जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से स्थल है। तो भारत के अंदर बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए। सबसे पहले अपन को मिला था गुजरात से। भारत में अपन को कहां से मिला था? गुजरात। और गुजरात के अंदर दो कई जगह हैं, जैसे लोथल कहाँ है? गुजरात। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। सुरकोटड़ा, रंगपुर, रोजदी, मालवण, कुंतासी और देशलपुर, ये कहां पर स्थान है? गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर कौन कौन से स्थल है? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, रंगपुर, रोजदी, मालवण, कुंतासी और देशलपुर, ये गुजरात के अंदर हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल है गुजरात के अंदर। अब अपन इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तो ये जगह याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ ले कौन सी जगह गुजरात के अंदर नहीं है, तो इसीलिए ये जगह याद कर लेना। पाकिस्तान के अपने अफगानिस्तान, दो देश को पढ़ ली। अपना भारत की बात करते हैं तो अपन पढ़ देंगे सबसे पहले गुजरात। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लोथल। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा, ये इसको या कहते हैं ओगवा। भोगवा भी कहा सकता नदी, और या ओगवा नदी का क्वेश्चन आ रखा है इसका। लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। यहां से हमें सोने से बना मनकों का हार मिला था, सोने से। बाकी जो मनके मिले वो मिट्टी से बनाए हुए थे, और यहाँ से जो सोने का मिनका मिला वो क्या है? सोने से बनाया हुआ मनकों का हार मिला। लोथल में एक छोटा बंदरगाह भी प्राप्त हुआ था। लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर, और यहाँ पर हमको एक छोटा सा बंदरगाह प्राप्त हुआ था। पारस की खाड़ी की मोहरें प्राप्त हुई थी अपने लोथल से। क्वेश्चन आ रखा है ये, पारस की खाड़ी की मोहरें हमको किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? लोथल, गुजरात से हमको प्राप्त हुई है। ये थी अपन लोथल के बारे में जानकारी। ये क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने वही सम्मिलित किए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी सम्मिलित कर लिया है मैंने, तो इसको आप एक बार रीडिंग करो तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिर अपन है धोलावीरा। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। धोलावीरा ये भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और नवीनतम ज्ञात स्थल है। पूछ ले हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। और सबसे छोटा मैंने बताया आपको अल्लादीनो, पाकिस्तान के अंदर है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत के अंदर? तो धोलावीरा। और नवीनतम ज्ञात स्थल भी है क्या? धोलावीरा। 1967 के अंदर जेपी जोशी ने खोजा इसको। 1967 में किसने खोजा था धोलावीरा को? जेपी जोशी ने खोजा था इनको। और 1990-91 आर.एस. बिष्ट ने इसकी खुदाई का कार्य किया गया। तो इसको खोजा किसने था? जेपी जोशी ने, और इसकी खुदाई का कार्य आर.एस. बिष्ट ने इसका खुदाई का कार्य किया था। ये थी अपने धोलावीरा। धोलावीरा की और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हड़प्पा सभ्यता एकमात्र त्रिस्तरीय नगर था। क्वेश्चन आ रखा है 4 या 5 इंपॉर्टेंट लिख देना इसको। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र त्रिस्तरीय नगर कौन सा था? धोलावीरा। धोलावीरा से चट्टान काटकर बनाए गए 16 तालाबों के प्रमाण मिले थे। पूछ ले 16 तालाबों के प्रमाण हमको किस सभ्यता के अंदर मिले थे? धोलावीरा के अंदर। और धोलावीरा एकमात्र सभ्यता है जिसके अंदर अपन त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण मिले थे। त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण मिले थे। इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना। फिर अपने आता है गुजरात के अंदर एक और है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, यहां से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले थे। घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की माना जाता था ये लोग घोड़े से अपरिचित थे। घोड़ों से ये परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर, ये माना जाता है। और सुरकोटड़ा के अंदर हम घोड़े की अस्थियों के कहते हैं प्रमाण मिले थे, लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों से अपरिचित थे। फिर आता है इसकी एक और सभ्यता है गुजरात की रंगपुर। कौन सी है? रंगपुर। और रंगपुर किस नदी के तट पर है? तो मादर नदी के तट पर है। क्वेश्चन आ रखा है रंगपुर, मैंने इनको नदियों के सबके सम्मिलित किया है। रंगपुर किस नदी के तट पर है? तो मादर नदी के तट पर है। यहाँ से कालीबंगा, रंगपुर और कालीबंगा से अधिकांश मनकों का निर्माण, मकानों का निर्माण कंची ईंटों से हुआ था। रंगपुर और कालीबंगा, अपन कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर।
तो यहाँ से हमको ईंटों से मकान, कच्ची ईंटों से मकान बनाए प्रमाण मिले थे। कच्ची ईंटों से मकान के प्रमाण मिले थे। कहाँ कहाँ से मिलते? एक तो रंगपुर और एक अपने कालीबंगा राजस्थान से। फिर अपन बात करते हैं गुजरात के बाद हरियाणा की। हरियाणा के अंदर हड़प्पा सभ्यता के एक तो राखी गढ़ी, एक बनवाली, एक कुणाल और एक मिथातल। मैं सभी सभ्यता है जिस राज्य से संबंधित है वो पूरी लिखा रहा हूँ। फिर इसके कोई फैक्ट है, आए हुए क्वेश्चन है, उसको फिर मैं अपने डीप में पढ़ते हैं। इस स्थल में सारे लिखा देता हूँ एक बार। राखी गढ़ी, बनवाली, कुणाल और मिथातल, ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर हरियाणा से प्राप्त स्थल है अपन के। तो राखी गढ़ी, बनवाली और लोथल, कालीबंगा से यज्ञ वेदियों के प्रमाण मिले थे। ये चार जगह, एक तो राखी गढ़ी, एक बनवाली हरियाणा में, एक लोथल का है गुजरात का और कालीबंगा का है राजस्थान। यहाँ से हमें यज्ञ वेदियों के प्रमाण मिले थे। यज्ञ वेदिकाओं के प्रमाण हमको कितनी जगह से मिले थे? 4 जगहों से। 2 तो अपने हरियाणा की है, राखी गढ़ी और बनवाली, एक राजस्थान की और एक गुजरात की। इन चारों जगह से हम यज्ञ वेदियों के प्रमाण मिले थे। धोलावीरा के बाद राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अगर पूछ ले धोलावीरा सबसे बड़ा, तो आपने पढ़ा था धोलावीरा, और धोलावीरा के बाद कौन सा बड़ा स्थल है? राखी गढ़ी, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ये भी चीज नोट कर लेना आप, सिंपल सा था। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा के अंदर। फिर आता है अपने बनवाली है वो किस नदी पर तट पर है? रंगोई नदी के तट पर है। बनवाली किस नदी पर तट पर है? तो रंगोई नदी के तट पर है बनवाली। और यहाँ से हमें मिट्टी का बना एक हल प्राप्त हुआ जिसको कहते हैं खिलौना। ये भी चीज लिखना। मिट्टी का बना हल मिला था जिसको अपन कहा सकता है ये खिलौना था, मिट्टी का बना हुआ। स्त्री देवी की मूर्ति की हमको यहाँ से प्राप्त हुई थी। स्त्री देवी की मूर्ति हमको कहाँ से मिली थी? बनवाली कहाँ है? हरियाणा के अंदर। और ये नदी पूछ लब तो रंगोई नदी के तट पर है। यहाँ से एक अर्धवर्ताकार मंदिर का ढांचा प्राप्त हुआ था। अर्धवर्ताकार मंदिर का ढांचा अपन को कहाँ से मिला था? बनवाली कहाँ है? हरियाणा के अंदर। अर्धवर्ताकार एक जगह मिली थी, बनाया वो, इसको कहा जाता है कि ये मंदिर का ढांचा था, इसलिए ये कहाँ से मिला था? बनवाली सभ्यता से। और हरियाणा के अंदर ये जगह है। फिर अपने बात आती है कुणाल है। यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए थे। कुणाल कहाँ? अभी मैंने बताया आपको, हरियाणा के अंदर। और यहाँ से 2 चांदी के मुकुट मिले। क्वेश्चन आ रखा है चांदी के मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए थे? कुणाल से हम उनको प्राप्त हुए। और अगला है मिथातल व रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। यह इंपॉर्टेंट है। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? एक तो मिथातल हरियाणा, और मिथातल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रोपड़ है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब के अंदर। अपन आगे पढ़ लेंगे। ये रोपड़ कहाँ है? पंजाब के अंदर है। और यहाँ से हमको एक कुल्हाड़ी मिली थी, वो भी किसकी थी? तांबे की कुल्हाड़ी। मिथातल और रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। फिर अपना आता है भाग पंजाब के अंदर हड़प्पा सभ्यता के 3 स्थल, एक रोपड़, बाड़ा और संगोल 3 स्थल है पंजाब के अंदर। रोपड़, इस स्थल की खोज 1950 में की गई थी बीबी लाल के द्वारा, जो राजस्थान से संबंधित है। अपन राजस्थानी सभ्यता पढ़ते हैं, वहां पर बीबी लाल का नाम आता है। रोपड़ सभ्यता की खोज किसने की? बीबी लाल ने की थी। और ये किस नदी पर है? रोपड़ है अपना सतलज नदी के तट पर है रोपड़। तो रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी। बाड़ा व संगोल से हमको हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के प्रमाण मिले थे। नष्ट होती हुई हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले थे? ये क्वेश्चन आ रखा है बाड़ा और संगोल से। इंपॉर्टेंट है ये। नष्ट होती हुई हड़प्पा सभ्यता के हमको प्रमाण कहाँ से मिले थे? बाड़ा और संगोल से हमको नष्ट होती हुई हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले थे। तो ये थी अपने पंजाब की, जिसके अंदर अपने रोपड़, बाड़ा और संगोल 3 चीज थी। रोपड़ किस नदी पर तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर है। फिर आज बात आती है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर हड़प्पा सभ्यता। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक तो आलमगीरपुर, बड़गांव और अम्बेखेड़ी, ये 3 जगह उत्तर प्रदेश के अंदर है। आलमगीरपुर, बड़गांव और अम्बेखेड़ी। आलमगीरपुर से अपने हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व दिशा का स्थल है। तो पश्चिमी दिशा बता दिया मैंने, और पूर्व दिशा का स्थल कौन से? उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व दिशा का स्थल है। और ये किस नदी? तो हिडन नदी के किनारे पर है।
हिडन नदी के किनारे पर आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान के अंदर बताया था, और सबसे पूर्वी स्थल अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको, और जगह 3 है यहाँ पर सभ्यता। इसके बाद अपने अपनी महाराष्ट्र के अंदर एक ही है हड़प्पा सभ्यता स्थल, देमाबाद, और यहाँ से परवरा नदी के किनारे ये महाराष्ट्र देमाबाद किस सभ्यता है ये, और सभ्यता ये किस नदी पर है, तो परवरा नदी के तट पर देमाबाद सभ्यता स्थल है। ये सबसे दक्षिणी स्थल है। सबसे दक्षिणी स्थल कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर, और कौन सी सभ्यता है, देमाबाद सभ्यता। और यहाँ से कांसे का बना मुड़ो एक रथ मिला था। कांसे का बना रथ कहाँ से मिला था, मुड़ो महाराष्ट्र से मिला था, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है, और सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश, और दक्षिणी अपने पढ़ लिया महाराष्ट्र के अंदर। ये थी उत्तर प्रदेश की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के कुल स्थल थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर हड़प्पा सभ्यता के अपन कुछ स्थल मिले थे। जम्मू कश्मीर की अपन बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्थल था हड़प्पा सभ्यता, कौन सा, मांडा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, और किस नदी पर है, तो चेनाब नदी के तट पर है। मांडा सभ्यता क्या है, मिली थी अपन को जम्मू कश्मीर में, और किस नदी के तट पर है, चेनाब नदी के तट पर है। ये सबसे उत्तरी स्थल है। तो अपने चारों दिशा के स्थल आ गए। सबसे उत्तरी जम्मू कश्मीर के अंदर है, दक्षिणी महाराष्ट्र के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी अपने बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। और इसकी खोज किसने की, जेपी जोशी और मधुबाला। ये एकमात्र स्त्री थी जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जुड़ी हुई थी। अभी तक अपने सबका नाम आया लेकिन स्त्रियों का नाम नहीं पड़ा। तो एकमात्र स्त्री कौन सी थी, मधुबाला। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये अपनी सभ्यता हुई यहाँ तक लगभग पूरी कर ली अपन ने। सभी राज्यों की अपने सभ्यता पढ़ ली। फिर नोट लगाकर एक और लिख लेना, भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है, ए कनिंघम को कहा जाता है। सिंपल है, भारतीय पुरातत्व का पिता ए कनिंघम। एकदम मैंने सिंपल नोट्स बनाई है आपके लिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और ओल्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उनको मैंने इकट्ठा करके ये अच्छे से नोट्स बनाए इंडिया हिस्ट्री के। अपन लंबा हो जाएगा और वीडियो, अगले वीडियो के अंदर और पढ़ेंगे अपन हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, और हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन और धार्मिक जीवन किस तरह था, इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और इसके बाद अपन वैदिक सभ्यता शुरू करेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने भारत के इतिहास के बारे में एक विस्तार से चर्चा की है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ मैंने इसको आपको बताया। आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।